हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिनका सेकंड पेपर ज्योग्राफी है, उनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्लासें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही है। हमने जीरो से एडवांस लेवल तक, बिल्कुल जीरो से हमने क्लासें प्रारंभ की थी। इसके साथ में हमने कहा था जो जो टॉपिक आपके कवरअप हो रहा है उसका एमसीक्यू क्लास भी लेकर आएंगे। और एमसीक्यू की क्लास की सीरीज के अंतर्गत हमने अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, चट्टानों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। और आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस एमसीक्यू क्लास की चर्चा करने वाले हैं, वो आपके ज्वालामुखी क्रिया और उनके विश्व वितरण किस प्रकार से, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम जिनके कंसेप्ट ऑलरेडी तैयार है, केवल रिवीजन फॉर्म में देखना चाहता है, टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, तो भी आपका इस क्लास के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत है। और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एमसीक्यू। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो जो क्वेश्चन वो ले रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आपके शानदार, आपके एक बार रिवीजन हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, अंतर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो मैंने जब आपको भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत ये सभी टॉपिक चल रहे हैं, और भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें सभी में एक सबसे पहले बैकग्राउंड बताया है। जियोग्राफी के अंतर्गत बैकग्राउंड के साथ में हमने बात की थी कि अंतर जो उच्चवच विकास क्रम होता है, उच्चवच विकास क्रम के अंदर जो बल लगता है, वो बल को हमने दो प्रकार में भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? जो अंतर्जात बल विकास होता है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया था। और दो भागों के अंतर्गत हमने किसकी बात की थी? एक बल की थी अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स, और एक था एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल। कौन सा बल? बहिर्जात बल के अंतर्गत बात की थी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है अंतर्जात बल के संदर्भ में कौन सा कथन है। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्या पूछा है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती है। तो एकदम राइट आपका ऑप्शन है, क्योंकि हमने अंतर्जात बलों को दो भागों में बांटा था। एक बांटा था पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रोपिक फोर्स, पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रोपिक फोर्स। एक आंतरिक भागों के अंतर्गत, अंतर्जात बल के अंतर्गत आकस्मिक बल, जिसके अंतर्गत क्या आता है? आपका ज्वालामुखी और आपका भूकंप आता है। कौन सा टॉपिक आता है? भूकंप। ये दोनों आकस्मिक बल है, सडन एंडोजेनेटिक फोर्स है। पटल विरूपणी के अंतर्गत हमने एपिरोजेनेटिक फोर्स और ओरोजेनेटिक फोर्स, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में बात की थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, उत्स्वलन और अवस्वलन तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो मतलब पूरे क्वेश्चन इसी में से दे रखा है। तो समझिए, पटल विरूपणी बल को हमने दो भागों में बांटा था। डायस्ट्रोपिक फोर्स को एक भाग था कि महादेश जनक बल। कौन सा बल? महादेश जनक बल, महादेश जनक बल या एपिरियोजेनेटिक फोर्स। और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। कौन सा बल? पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनेटिक फोर्स। महादेश जनक बल की यदि हम बात करें, एक पेज जोड़ें वापस से, यदि यदि नए पेज पे ही ले लेते हैं एक बार के लिए। तो दो बलों के रूप में पटल विरूपणी बल, एक सेकंड के लिए, पटल विरूपणी बल या डायस्ट्रोपिक फोर्स को दो भागों में विभाजित किया था। एक था महादेश जनक बल। कौन सा बल? महादेश जनक बल। इससे बहुत शानदार क्वेश्चंस बनते हैं, ये ध्यान रखना। आपके इसे डायस्ट्रोपिक फोर्स कहा जाता है, डायस्ट्रोपिक। ये हिंदी में भी याद रखना और इंग्लिश में भी ध्यान रखना। डायस्ट्रोपिक फोर्स कहता है, इसे एपिरियोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है, एपिरियोजेनेटिक फोर्स। और एक होता है ओरोजेनेटिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ओरोजेनेटिक फोर्स, ओरोजेनेटिक फोर्स। ठीक है। महादेश जनक बल भी दो प्रकार का होता है। एक बल होता है अधोमुखी, अधोमुखी, और एक होता है ऊपरी मुखी, अधो यानी नीचे, ऊपरी मुखी बल। और पर्वत निर्माणकारी बल दो रूपों में लगता है। एक लगता है संपीड़नात्मक बल, संपीड़नात्मक बल, संपीड़नात्मक बल, और तनाव मूलक बल। कौन सा बल? तनाव मूलक बल। और संपीड़नात्मक के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं होती है। एक होता है समवलन, एक होता है समवलन, एक होता है वलन। एक क्या होता है? वलन। और तनाव मूलक बल के अंतर्गत एक होता है आपका चटकन, और एक होता है आपका भ्रंशन। फोल्ट बनता है। क्या बनता है? फोल्ट बनता है। और यहाँ पर फोल्ड बनता है। वलन और समवलन होता है। समवलन के अंतर्गत भी दो भागों में होते हैं। एक होता है औसमवलन, एक होता है औसमवलन, एक होता है उत्समलन, उत्समलन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, इसमें से बहुत सारे बार बाद में इसको स्किप कर लिया जाता है। क्या है सर इसमें, तो क्या जाना है? देखो कितना डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा है। पटल विरूपणी बल, बल को दो भागों में बांटा था। एक पटल विरूपणी, एक बांटा था बहिर्जात बल, सॉरी आकस्मिक बल, आकस्मिक, आकस्मिक अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, जिसके अंतर्गत हमने क्या बांटा था? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में बात की थी। ये अंतर्जात बल है। ये कौन सा बल है? अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स है। ये कैसे बल है? अंतर्जात बल। ये अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम। अंतर्जात बल, और बल को दो भागों में, अंतर्जात और बहिर्जात। कौन सा बल? बहिर्जात बल। बहिर्जात बल के अंतर्गत कौन कौन से? पवन द्वारा, हिम द्वारा, नदी द्वारा, नदियों द्वारा, और सागरीय तरंगों द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा। तो मतलब जो धरातल पर भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो उचावच का विकास क्रम होता है, उचावच विकास क्रम के लिए जो बल लगता है, उस बल को दो भागों में डिवाइड किया गया था। और दो भागों में बल के अंतर्गत एक एंडोजेनेटिक फोर्स, एक एक्सोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल को दो भागों में डायस्ट्रॉफिक फोर्स एंड सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। आकस्मिक अंतर्जात बल, आकस्मिक अंतर्जात सडन एंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत आता अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, ज्वालामुखी और भूकंप। और डायस्ट्रॉफिक फोर्स के अंदर एपीरियोजेनेटिक फोर्स एंड ओरोजेनेटिक फोर्स, मतलब महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक को अधोमुखी और ऊपरी मुखी के अंदर डिवाइड किया गया है, और पर्वत निर्माणकारी बल को संपीड़नात्मक एवं तनाव मूलक बल के अंतर्गत परिवर्तन किया गया है, बांटा गया है। और संपीड़नात्मक बल को समवलन और वलन, फोल्डिंग के रूप में, और समवलन के लिए उत्समलन और आपका अवसमवलन के रूप में डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से इतना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उचावच के विकास क्रम के अंदर जो बल लगता है, इन्हीं के माध्यम से बल का निर्मित होती है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एपीरियोजेनेटिक फोर्स है किसका? डायस्ट्रॉपिक फोर्स का भाग है, या सडन एंडोजेनिक फोर्स का भाग है, या एक्सोजेनेटिक यानी बहिर्जात बल का भाग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी जो क्वेश्चन पूछा है आपके हायर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा है वो इस प्रकार से पूछा है कि भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न की जाती है। यहाँ राइट और रॉन्ग के अंतर्गत कथन के रूप में दिया है, तो एकदम राइट है कि अंतर्जात बल के द्वारा ही उत्पन्न होता है। कैसे राइट है हमने अच्छे से पढ़ लिया है। दूसरा, इसको मिटा देता हूं क्योंकि आगे हमने अच्छे से इसका वर्णन कर लिया है। दूसरा ऑप्शन है उत्समलन, और ये अवसमलन तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्या पूछा है? तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होता है। तनाव द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता है? संपीड़नात्मक बल के माध्यम से, संपीड़नात्मक बल
मतलब के माध्यम से उत्पन्न होता है। संपीड़नात्मक बल को दो भागों में बांटा था, वलन और समवलन। समवलन और वलन में बांटा था। तो समवलन के अंतर्गत आता है उत्सवलन और सलन। ये तनावमूलक बल नहीं है, संपीड़नात्मक बल है। कितना डेप्थ लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो हो सकता है कि अभी आने वाले एग्जाम्स हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहा है उसमें ऐसे क्वेश्चंस बने, और स्कूल लेक्चरर में जो क्वेश्चन बने इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए चीजें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसीलिए पुराने वाले क्वेश्चंस को एमसीक्यू के माध्यम से जो क्वेश्चंस चलते हैं उसको देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कथन ओनली वन। एक कथन आपका सही है, कथन दो है वो क्या है, दो कथन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है क्वेश्चन है। तो हमने बताया था ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें 3 पदार्थ उद्गमित होते हैं। 3 प्रकार से बांट सकते हैं उद्गमित पदार्थों को। जो पदार्थ है, एक ठोस पदार्थ, एक द्रव्य पदार्थ द्रव, और एक गैसीय पदार्थ। और ठोस पदार्थ को हमने सभी पदार्थों को पायरोक्लास्ट बोला था। क्या बोला था, पायरोक्लास्ट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और हमने क्लास में डिटेल्स में बताया था पायरोक्लास्ट के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उसको ब्रेसिया कहा जाता है, और जो नाशपाती के आकार की, फुटबॉल के आकार के जो कण होते हैं उसको बम बोला था, और उसे मटर के दाने के आकार से लेकर अखरोट के आकार के दानों को हमने क्या बोला था, लेपिली बोला था। इसके अलावा जो हमने राख जो होती है, जल वाष्प के साथ में राख जमा होती है, उसे जो चट्टानें निर्मित होती है उसे टप बोला था। और जो लावा के रूप में छिद्रिल अवस्था में जमा होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में जमा होता है, उसे प्यूमाइस बोला था। और टप के टूटने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे सिंडर या स्कोरिया बोला था। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन करने हैं, बहुत कम समय में कंप्लीट करना है। इसीलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, किस प्रकार से बन रहे हैं, रिवीजन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि इस डायरेक्ट हम थोड़ा थोड़ा बताकर ही आपको डिटेल्स में नहीं बता पा रहे हैं। द्रव के अंतर्गत जो मैग्मा होता है, द्रव्य पदार्थ में जो जमता है उसे लावा बोला जाता है। किसमें, लावा। और गैसीय पदार्थ के अंतर्गत सबसे अधिक जिन पदार्थों का उद्गमित होता है उसे जल वाष्प कहा जाता है। जल वाष्प का उद्गम सबसे ज्यादा होता है, लगभग 60 से 90% भाग किसका उद्गम होता है, जल वाष्प का होता है। इसके साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का भी उद्गमन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी उद्गमन होता है। तो जल वाष्प का उद्गमन होने के कारण वहां ऊपर संघनन की प्रक्रिया होती है और ज्वालामुखी भयंकर विस्फोट होता है। उसके साथ में ही क्या होता है, उसके साथ में ही आपका वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती। निम्नलिखित में कौन एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती है। तो स्थलाकृतियां पूछी है, ज्वालामुखी से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। तो हमने स्थलाकृतियों के बारे में बात की थी कि 2 प्रकार की अंतर्जात आंतरिक स्थलाकृतियां और बहिर मतलब बाह्य स्थलाकृतियां निर्मित होती है। तो यहाँ दे रखा है बेथोलित, लेपोलित, क्लिप और क्रेटर दे रखा है। हमने जब स्थलाकृतियों की बात की थी तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाह्य और आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में हमने बात की थी। बाह्य स्थलाकृति में जो शंकुकार बनता है, शंकु बनता है, गुंबद बनता है, जिसे शंकु या कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शंकु या कोण बोला जाता है। और इसे कोण में भी अलग अलग प्रकार के कोण निर्मित हुए थे। हमने देखा था सिल्ड लावा के रूप में जमती है तो सिल्ड कोण बनते हैं, गुंबद बनता है और मिश्रित शंकु बनता है। इस प्रकार से बाह्य स्थलाकृतियों के रूप में। और आंतरिक स्थलाकृतियों के रूप में यदि मैं बात करूं तो आंतरिक भाग में चट्टानों जो ही बाह्य बार उद्गमित ना होकर, प्रस्फुटित ना होकर आंतरिक भाग में ही उसका क्या हो जाए, जमा हो जाए। तो जिन स्थलाकृतियों के रूप में जमती है, आग्नेय चट्टानों के रूप में जमती है, उन्हें ज्वालामुखी मध्यवर्ती या आंतरिक स्थलाकृतियों के रूप में हम जानते हैं। उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि बेथोलित कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती है। तो हम बात कर लें कि बेथोलित होती है लेकोलित स्थलाकृति, मध्यवर्ती भाग में लेपोलित स्थलाकृति, लेपोलित या लोपोलित बोलते हैं, फेकोलित
फैकोलित स्थलाकृति, इसी प्रकार से डाइक और सील स्थलाकृति, ये महत्वपूर्ण हैं जो मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत ज्वालामुखियों की प्रक्रिया के द्वारा अपनी आकृतियों के हिसाब से इन स्थलाकृतियों का नामकरण किया गया है। ये महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं जो भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है। तो बैतोलित स्थलाकृति कौन सी होती है? जो आंतरिक मध्यवर्ती भाग में गुंबदाकार आकृति में जमा हो जाए उसे बैतोलित बोलते हैं। वही बैतोलित के समान ही उत्क्रमित अवस्था के रूप में, मतलब कि आपके उत्तल फॉर्म में जिन आकृतियों का निर्माण होता है उसे लैकोलित बोलते हैं। और आपके लेपोलिथ की बात करूं तो लेपोलिथ होती है तस्त्री नुमा जिन आकृति का निर्माण होता है उसे लेपोलिथ बोलते हैं। और अपनति और अभिनति रूप में लेयर नुमा आकृति के रूप में जिन स्थलाकृतियों का मध्यवर्ती भाग में निर्माण होता है उसे फैकोलिथ बोलते हैं। और डाइक बोलते हैं जब स्थलाकृतियों के ऊर्ध्वाधर रूप में जमा हो जाए, खड़े रूप में, ढाल रूप में निर्माण हो जाए उसे डाइक, और क्षैतिज रूप में जिसका निर्माण होता है, लावा जम जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। हालांकि हमने डिटेल्स में पिछली वाली क्लास के अंतर्गत बताया था, अभी हम केवल रिवीजन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लिप हो जाएगा। सर क्रेटर बहिर्जात स्थलाकृतियां होती है जहां से ये गुंबद निकलता है, यहाँ से लावा निकलता है, ये जो भाग होता है उसे ज्वालामुखी छिद्र या क्रेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी छिद्र या क्रेटर बोला जाता है। और क्रेटर का ही विस्तृत रूप होता है, उसे कॉल्डेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉल्डेरा बोला जाता है। तो ये बहिर्वर्ती स्थलाकृतियां हैं और आंतरिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत इस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पिली विस्फोट किस वर्ष हुआ था जिसमें लगभग 28,000 लोग मारे गए थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मार्टिनिक द्वीप कैरेबियन समुद्र के अंतर्गत अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग जो है उसमें मार्टिनिक द्वीप समूह पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत कैरेबियन समुद्र के अंदर जो वेस्ट इंडीज जो वाला पार्ट है उसके इर्द गिर्द क्षेत्र के अंतर्गत, जहां लगभग कब हुआ था? 1902 के अंतर्गत इसका विस्फोट हुआ था और 28,000 लोग मरे थे। ये DSSB PGT में क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम स्पीड से करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था? असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंतर्गत आया था। इसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो नोराप्टा जो है, जो 1912 के अंतर्गत ये विस्फोट हुआ था, 1912 के अंतर्गत इसका ये जो अलास्का के अंतर्गत, उत्तरी अमेरिका के अलास्का के अंतर्गत स्थित है, तो ये परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत आता है, अलास्का में है, जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा इसे ज्वालामुखी उद्भेदन कहा जाता है। और माउंट सेंट हेलेन भी, ये भी अलास्का के अंतर्गत है। यहाँ पर भी 1980 के अंतर्गत विस्फोट हुआ था। 1980 के अंतर्गत क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बड़ा विस्फोट था। इससे 30 गुना बड़ा क्या था? उससे 30 गुना बड़ा ये नौराप्टा उद्गम था, नौराप्टा उद्भेदन था। इसीलिए 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा उद्भेदन कौन से है? नौराप्टा को बोला जाता है। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो शायद स्किप करना होता है या फिर बहुत अच्छे से पुराने क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं एग्जाम में आते हैं, लेकिन स्कूल लेक्चरर जैसे एग्जाम्स है, PGT जैसे एग्जाम है, रीट जैसे एग्जाम है, उसके में क्वेश्चन ये रिविजन होता है, रिपीट क्वेश्चन होता है। इसीलिए पुराने वाले क्वेश्चन को देखना जरूरी है। और ये हमने जो अभी सीरीज लेके आए, जो क्वेश्चन लेके, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा है उसमें जो पुराने क्वेश्चन आए, सभी क्वेश्चनों को हमने एक ही क्लास के अंतर्गत आपके लिए लेके आए। तो इसलिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, रिवीजन की दृष्टि से भी और पुराने क्वेश्चन के टॉपिक वाइज देखने की दृष्टिकोण से भी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? जो एस्टेनोस्फीयर के अंतर्गत जो द्रवित अवस्था में पाया जाता है मैग्मा, जो धरातल पर लावा के रूप में उद्गमित होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के अंतर्गत होता है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैग्मा हो जाएगा। और मैग्मा ही बाहर निकलकर ठोस, द्रव और गैसों के रूप में उद्गमित होता है। ठोस वाले पदार्थ को पायरोक्लास्ट बोलते हैं। उसके अंदर भी अलग अलग पदार्थों को हमने, जैसे ब्रेसिया है, स्कोरिया है, बम्ब है, लेपिरी है, सिंडर है, इस प्रकार से नामों से जाना था। और द्रवीय पदार्थ होता है वो लावा के रूप में प्रस्फुटित होता है, और अन्य गैसों के रूप में जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर गैस है, इस प्रकार से हम जानते हैं। तो भूगर्भ के अंतर्गत सभी को सामूहिक रूप में क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टूजो विल्सन उष्ण
स्थल सिद्धांत संबंधित है। तो टूजो विल्सन नाम आता ही आपको ध्यान में आ गया होगा। टूजो विल्सन ने क्या नाम दिया था? प्लेट वर्ड का नामकरण किसने किया था? जो हैरी हैस महोदय के सामान्य तरंग सिद्धांत के बाद में मॉर्गन ने जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत दिया था, उसमें जो प्लेट का नाम, जिसे प्लेट बोला जाता है, प्लेट का नामकरण किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था। तो ज्वालामुखीय उत्पत्ति से अंतरा प्लेट से संबंधित सिद्धांत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, नवीन वलित पर्वतों से उत्पत्ति से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से या महासागरीय धाराओं से। तो प्लेट वर्ड आते ही आपको डायरेक्ट समझना चाहिए टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत ज्वालामुखी उत्पत्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है, क्या बोला? मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है फिर ठोस रूप में जम जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी हमने बात की थी, जब द्रव्य अवस्था पदार्थ जम जाए, बाहर आ जाए, द्रव्य फॉर्म में जम जाए, उसे लावा कहा जाता है। और यहां ऑप्शन दे रखा है क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, सिलिकेट्स, ये अन्य खनिज पदार्थ है। क्या है? खनिज पदार्थ है। ये लावा रूप में जम जाती है। लावा जमने के बाद में ये आग्नेय चट्टान जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा होती है, ग्रेनाइट होती है। क्वार्ट्ज ये खनिज पदार्थ है जो तत्व मिलकर खनिज पदार्थ बनाते हैं। और ये संगमर मतलब कि आपकी कायांतरित चट्टानें, जब रूप में बालू का पत्थर होता है उसमें कायांतरित चट्टानों में रूपांतरण होता है तो क्वार्टजाइट बनता है, और ये सिलिकेट्स है। तो आपका मैग्मा जब सतह पर पहुंचती है तो ठोस रूप में जम जाती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे लावा बोला जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल राख सामग्री को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? ज्वालामुखी से धूल और राख बाहर निकलती है, धूल, रेत के कण, ठोस पदार्थ में जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहता है? ऑप्शन है पायरोक्लास्ट, हाइपरक्लास्टिक और हैपिरोक्लास्टिक और सीरोक्लास्टिक। तो आपने अभी बात की थी कि जो पदार्थ ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ को सामूहिक रूप में पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट बोलते हैं। इसमें धूल है, राख है, सब कुछ सम्मिलित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है? यहां पूछा है सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है, देखो, एनटीए नेट 2019 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया है। यह युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला के संबंध में पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहा है। यह नदी के बहाड़ वाले मैदान में होते हैं। ये पुराने सहित पहाड़ की श्रृंखला के संबंध रखते हैं। ये समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने के लिए अभिमुख होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी कब बनती है? सक्रिय हमने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत देखा था, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान देखा था कि ज्वालामुखी क्यों विस्फोट होता है। जब ज्वालामुखी, जब दो प्लेटें जब एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेट जब आपस में अभिसरित होती है, एक दूसरे के सामने आपके मिलती है, तब भारी प्लेट नीचे की ओर दिगमन करती है, शेपित होती है। हल्की प्लेट अपेक्षाकृत ऊपर की ओर शेपित होती है। जब भारी प्लेट 45 डिग्री के साथ में नीचे की ओर शेपित होती है, नीचे की ओर जाती है, तो एस्टेनोस्फीयर में जाते हुए वो क्या हो जाती है? अधिक तापमान बढ़ने की वजह से मेल्ट हो जाती है और वो मैग्मा के रूप में कन्वर्ट होकर ज्वालामुखी का विस्फोट करती है। तो समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने के लिए अभिमुख, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र बेसिन के साथ में तब ये गर्त बनाती है। समुद्री भाग जल, भारी जो चट्टान होती है, भारी जो मैग्मा होती है, तो जब अभिषेक होती है, जलीय महासागरीय सतह होती है, तो महासागरीय के साथ में वो बेसिन का निर्माण करती है। तो यहाँ होगा समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने के लिए अभिमुख होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखीय पट्टी का भाग नहीं है? क्या पूछा है? परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी वितरण में बताया था सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट कहां होता है? परिप्रशांत मेखला के अंदर, जिसे फायर या अग्नि मेखला कहा जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी प्रशांत महासागर की प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, उसके चारों ओर जो प्लेटें आपस में मिलती है, अभिसरित होती है। और प्रशांत महासागरीय प्लेट कैसी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट महासागरीय प्लेट है। तो महासागरीय प्लेट होने के कारण वो जहाँ क्या होती है? अभिसरित होती है। तो वह ज्वालामुखी विस्फोट होने का चांसेस रहता है, उसे परिप्रशांत मेखला कहता है। तो परिप्रशांत मेखला में क्या कहा है? ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। कौन कौन सी है देखिए, ऑप्शन दे रखा है एल्यूसियन द्वीप समूह, मिडनाओ द्वीप समूह, ओजोर्स द्वीप समूह और सकालीन द्वीप समूह। इन्होंने क्या है कहा है? तो ये द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं? यदि मैं आपके प्रशांत महासागर के यदि मैं बात करूं तो जैसे इधर वाला भाग
मानचित्र थोड़ा सा है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अलास्का वाला क्षेत्र, ये आपका कैरोलिन कमचटका भाग, इधर आपका रूस जापान वाला क्षेत्र, ये इंडोनेशिया, और आगे जाते हुए इधर ऑस्ट्रेलिया से होते हुए इस प्रकार से। तो ये जो है ये महासागर है जो है थोड़ा सा महासागर डीप से नहीं है, ये यूरेशिया वाला भाग है, ये यूरेशिया और ये उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन वाला पार्ट है। बीच में जो महासागर है ये प्रशांत महासागर है। तो ये ऊपर वो जो भाग है यहाँ द्वीप समूह है, जो जापान ऊपर से अलास्का, ये उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं, ये यहाँ पर स्थिति होती है आपके एल्यूसियन द्वीप समूह की। तो ये एल्यूसियन द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं? एल्यूसियन द्वीप समूह कहाँ पाया जाता है? आपका उत्तर में बेरिंग सागर और नीचे उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच जो अलास्का और यूरेशिया के बीच में कमचटका जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो द्वीप समूह पाया जाता है उसे एल्यूसियन द्वीप समूह पाया जाता है। तो ये किस भाग में? परिध्रुवीय प्रशांत महासागर पट्टी का भाग। तो ये परिप्रशांत महासागर की पट्टी का ही भाग है। तो यहाँ द्वीप समूह पाया जाता है। दूसरा है मिंडानाओ का द्वीप समूह। मिंडानाओ का द्वीप समूह आपके कहाँ पाया जाता है? जो आपके ये फिलीपींस है, फिलीपींस प्रशांत महासागरीय दोनों प्लेटें होती है, इनके बीच में जो द्वीप समूह पाया जाता है उसे मिंडानाओ द्वीप समूह कहते हैं। कौन सा? मिंडानाओ द्वीप समूह। और तीसरा है सकालीन द्वीप समूह। सकालीन द्वीप समूह कहाँ पाया जाता है? आपको पता होगा ये जापान है, जापान के ऊपर रशियन के पार्ट है, ऊपरी आपके होक्काइडो द्वीप है, होक्काइडो द्वीप के ऊपर कौन सा? होक्काइडो द्वीप के ऊपर आपका सकालीन द्वीप समूह पाया जाता है। यहाँ पर जापान के क्षेत्र के होक्काइडो द्वीप है, ऊपर के ऊपर वाला भाग रशियन और जापान के बीच में विवादित क्षेत्र रहा है, इसे सकालीन द्वीप समूह कहते हैं। सकालीन द्वीप समूह। तो कौन कौन से? एल्यूसियन द्वीप समूह जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, फिर सकालीन द्वीप समूह, मिंडानाओ द्वीप समूह। तो ये द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह कहां पर है? सभी प्रशांत महासागर द्वीप समूह है। लेकिन ये अजोर्स द्वीप समूह है, ये अजोर्स द्वीप समूह प्रशांत ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? ये अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ये द्वीप पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि ज्वालामुखी और दूसरा कौन सा देश, कौन से देश के अंतर्गत ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल रहा है। एक तो कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा ज्वालामुखी के क्या कारण है वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले उसके पृष्ठभूमि से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके मतलब परिचय से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हमने क्लास में बहुत डिटेल्स में बताया। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यदि आपने अभी तक ये क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना आप में समर्थ नहीं हो, तो आप जरूर एक बार जो हमने जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक कंसेप्ट की क्लास पढ़ाई है, इसी टॉपिक वाइज क्लास पढ़ा रहे हैं, वो क्लास आप जरूर अटेंड करें। यदि आपका ठीक तैयार हो रहा है तो आप इस रिवीजन की क्लास के अंतर्गत आप आराम से देख सकते हैं। तो इसी साथ में आपका रिवीजन हो ही रहा होगा। तो देखिए, आप देखते हैं ज्वालामुखी और देश के सम्मिलित करना है, तो आपको इरेबस ज्वालामुखी, तो हमने कुछ ज्वालामुखियों को आपको याद रखना है। वैसे तो पूरे दुनिया भर के अंतर्गत लगभग विश्व के अंतर्गत 800 प्रकार की ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। सभी का नाम याद रखना जरूरी है क्या? सभी का नाम रख सकते हैं क्या? नहीं, याद नहीं रख सकते। लेकिन कुछ ज्वालामुखियों का 15 से 20 ज्वालामुखियों का यदि मोटे मोटे यदि हम याद रख लेते हैं तो आपका 90% चांस होगा कि जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप क्या कर पाएंगे? अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन कई बार होता है कुछ क्वेश्चन ऐसा आ भी जाए, लेकिन उसको मतलब कि स्किप करना ही बेहतर होता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन नाम याद रखें, इससे बेटर है कोई और याद रख लेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में नाम आपको याद रखना ही है। लेकिन ये गारंटी है, यदि आप कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के नाम याद रख लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसमें से आपको बहुत सारी ज्वालामुखी, जैसे इरेबस ज्वालामुखी का आपको नाम याद होना चाहिए। मैंने क्लास में बताया था इरेबस ज्वालामुखी कहां पाई जाती है। आपके विश्व के मानचित्र देखोगे, सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी का यदि एग्जाम्पल आता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर ये इरेबस ज्वालामुखी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? अंटार्कटिका महाद्वीप है जो दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम यदि कोई ज्वालामुखी है तो हमने लिखवाया था सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी है तो माउंट इरेबस ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस ज्वालामुखी है, वो सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी है, सबसे दक्षिणतम
सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी के अंतर्गत मैंने इनका नाम लिखवाया था, और अभी भी याद रख लो, सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी का नाम है, उसे क्या कहा जाता है? दक्षिणतम ज्वालामुखी है उसे अंटार्कटिका महाद्वीप में आ जाता है, और इसके सामने दे रखा है जापान। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका पहले ही देखते ही आपका क्वेश्चन राइट हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरे वैसे माउंट अनुंग है या ग्रीष्म वोटसन है, ये मतलब कि आपको पता चल गया, लेकिन ये इंडोनेशिया में पाई जाती है, आइसलैंड में पाई जाती है, ये साधारणतः नाम याद नहीं रखा जाता। बहुत सारी ऐसे और भी ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपका एक ऑप्शन आ रहा था, उससे क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कलैया जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत है। किलैया ये भी महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था। एक होती है आपकी मोना लोआ, एक है मोना लोआ ज्वालामुखी, ये सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, सबसे बड़ी क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रफल सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सी ज्वालामुखी है? सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके हवाईयन क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हवाईयन क्षेत्र में। हवाईयन ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है और सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, और प्रशांत महासागर के हवाईयन द्वीप हॉट स्पॉट के रूप में होती है। तो सबसे बड़ी रूप में मैंने बताया था मोना लोआ, याद रखना है। दूसरा किलायू ज्वालामुखी, क्या बताया था मैंने? किलायू ज्वालामुखी, ये किलाइया लिखा है, ये भी आपकी किलायू ज्वालामुखी, ये भी हवाईयन क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन ये सबसे अधिक मात्रा में, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी पदार्थों का उद्गमन करती है। क्या कहा? दोनों में डिफरेंस समझो। सबसे महत्वपूर्ण है तो बताओ, मोना लोआ सबसे बड़ी है, लेकिन किलायू ज्वालामुखी है वो सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी पदार्थों का उद्गमन करती है। तो इस दृष्टि से ये दोनों महत्वपूर्ण है। और हवाईयन द्वीप पर किसका अधिकार है? संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। तो इस प्रकार से मोना लोआ और किलाइया दोनों कहां पाई जाती है? दोनों ये संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। तो ये दो बारे में आपको पता नहीं है, फिर भी आपका यदि दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण 10-15 ज्वालामुखी के नाम रखने की दृष्टिकोण से इन ज्वालामुखियों का नाम आता है, इसलिए आपका क्वेश्चंस बन रहा है। तो ऐसा आपको थोड़ा बात ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यदि लें, ज्वालामुखीय उत्पत्ति समुद्र की सतह में 2500 फैदम था, उससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त होता है तो कहलाते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र के अंतर्गत होती है, तो समुद्र के अंदर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देगा समुद्री निक्षेप, लाल मिट्टी, कैल्शियम युक्त पंख और रेडियोक्लिज्म क्या कहते हैं। तो जो पदार्थ ज्वालामुखी के अंतर्गत समुद्र के अंतर्गत उद्गमित होता है, जो जमा होता है, उसे समुद्री निक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री निक्षेप कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में ओशियनोग्राफी, समुद्र भूगोल पढ़ेंगे और डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि अभी आपके सामने बहुत सारे ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करना है। 55 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से, हम सभी क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं, क्योंकि इसे रिवीजन के फॉर्म में पढ़ना है। कई बार हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए, इसलिए, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए लेके आए। कम समय में अधिक क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सही आकृति है। पृथ्वी की आकृति कैसे है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? देखो, अक्सर कहा जाता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है, लेकिन आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है। पृथ्वी की आकृति क्या नहीं है? गोल नहीं है। पृथ्वी की आकृति जियोड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति जियोड है। सर ये जियोड क्या होता है? जियोड ये होता है कि जो पृथ्वी है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में, ऊपरी ध्रुव क्षेत्र है, वहां पर लगभग थोड़ी समतल है, और जो मध्यवर्ती भाग है वहां उभरी हुई अवस्था में है। ये ध्यान रखना, ऊपरी वाली जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर लगभग थोड़ी समतल है, और ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है? ऐसी आकृति को जियोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोड कहा जाता है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, इस प्रकार से बेसिक से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पृथ्वी की से आकृति कैसी है? जियोड आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? क्या क्वेश्चन है? आपको लग रहा होगा थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, निश्चित रूप से लग रहा होगा, लेकिन हमें बहुत सारे क्वेश्चन करना है, एक्सप्रेस वे के रूप में चलना है, इसीलिए वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इसको जीडीसी लेक्चरर एग्जाम 2017 में आया हुआ है। यहाँ पर चोटियां पूछी है और यहाँ देश पूछा है। ये चोटियां ज्वालामुखी विस्फोट से जो द्वीप बने उनकी चोटियां हैं, तो आपको सबके नाम याद रखने, जैसे एकांगुआ के बारे में आपको पता होगा। नेक्स्ट कोटोपैक्सी, ये ज्वालामुखी के प्रयोग है। किलिमंजारो, देनाली पूछा है। तो
आपको पता है कौन सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एकांगुआ है वो अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला पर अर्जेंटीना पर क्या है, ये एकांगुआ मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत है। अर्जेंटीना के अंतर्गत एकांगुआ पर्वतमाला पाई जाती है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और याद रखना, ये ज्वालामुखी क्यों याद रखना है, चोटी के रूप में क्यों याद रखना है, क्योंकि ये शांत ज्वालामुखी है। एक तो कैसी ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है और सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचाई पर ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी द्वीप है, सबसे ऊंचाई पर द्वीप है वो एकांगुआ है। और कहां पर है, अर्जेंटीना है। कार्टोपैक्सी क्या है, कार्टोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है, सक्रिय, और सक्रिय ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी का यदि नाम आता है तो कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी का आता है। और ये कहां पर पाई जाती है, ये गलत हो गया, ये एक कहां पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कहां पाई जाती है, एक्वाडोर के अंतर्गत पाई जाती है। एक्वाडोर के अंतर्गत पाई जाती है। ये याद रखने की चीज है। कहां पर पाई जाती है, एक्वाडोर के अंतर्गत, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत मध्यवर्ती भाग में। कहां पाई जाती है, परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एक्वाडोर, एंडीज पर्वतमाला पर। कार्टोपैक्सी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है तो वो कौन सी है, कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी है। ये याद रखना। शांत ज्वालामुखी दृष्टि से देखा जाए ये शांत है। शांत ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है वो अभी हम बताएंगे। पहले आप समझो, एकांगुआ सबसे शांत ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर है, कार्टोपैक्सी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे ऊंची है वो कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी है। तो ये नाम याद रखना ही था। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ है, तंजानिया में है, ये भी आप महत्वपूर्ण याद रखना। और देनाली ज्वालामुखी है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। तो आपको यदि 3-4 नाम याद रहते हैं तो इसमें से क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं। तो यही कहना चाहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखियां है उनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो यदि मैं कुछ आपको लिखवा दूं क्या एक बार, लेकिन एक सेकंड के लिए अभी देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। एक बार महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखियां है उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक बार बता लेता हूं मैं आपको कि महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जिन जिन बारे में आपको ध्यान में होना ही चाहिए उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी की यदि बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी है कार्टोपैक्सी। अभी आई थी कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी। कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी और ये एक्वाडोर के अंतर्गत है। एक्वाडोर, दक्षिण, ये एंडीज पर्वतमाला पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ध्यान रखना। सबसे ऊंची ज्वालामुखी पूछा जाए तो एकांगुआ ज्वालामुखी है। सबसे ऊंची पूछा जाए तो एकांगुआ ज्वालामुखी है। और सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची, लगभग सबसे ऊंचाई पर ये स्थित है। ये कैसी ज्वालामुखी है, ये शांत ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे है, ये अर्जेंटीना में है। ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। तो कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी लिखवा रहा हूँ, वो आपको क्या रखना है, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, और मैं आपको ज्वालामुखी महत्वपूर्ण यदि ज्वालामुखी बताऊँ, एक मैंने अभी बात की थी, मोना लोआ ज्वालामुखी। मोना लोआ ज्वालामुखी सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, हवाईयन में है। कहाँ पर है, हवाईयन में है। और सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, ये सबसे बड़ी ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और चौथी ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी, ये भी आपको ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे अधिक, ये भी कहाँ पाई जाती है, हवाईयन पाई जाती है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी पदार्थ को उद्गमन करती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी ज्वालामुखी, सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी उद्गमन करने वाली ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी हो गई। और इसके साथ में ही आपको ध्यान रखना है, यदि मैं बात करूं कि आपकी एटना ज्वालामुखी, कौन सी, एटना, ये इटली में पाई जाती है, भूमध्य सागर के अंतर्गत है, सिसिली द्वीप पर पाई जाती है।
सिसिली द्वीप पर भूमध्य महासागर में सबसे पुरानी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बारे में क्यों याद रखना है इसको? सबसे पुरानी सक्रिय ज्वालामुखी है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में ही हम ध्यान रखेंगे। कुछ सबसे पुरानी सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो एटना ज्वालामुखी है, इटली के अंतर्गत पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ज्वालामुखी है, उनके नामों को याद रख लेंगे, कई बार उसमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैं महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में बता रहा हूं। इसके साथ में ही आपको एक बात ध्यान रखना, मोना लावा ज्वालामुखी को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रशांत महासागर का क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है, क्योंकि बीचों बीच पाई जाती है, तो इसलिए प्रशांत महासागर का चौराहा यदि किसी ज्वालामुखी को कहा जाता है उसे मोना लावा ज्वालामुखी को कहा जाता है। क्योंकि इस बात पर याद आ गया कि आपके जैसे भूमध्य महासागर में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाई जाती है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये भी कैसी ज्वालामुखी है? ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी कैसी ज्वालामुखी है रे? सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसे भूमध्य महासागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ गया है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ कौन सी ज्वालामुखी को कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बन गया और ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है। मोना लावा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रशांत महासागर का चौराहा किस मतलब ज्वालामुखी को कहा जाता है, और सबसे बड़ी ज्वालामुखी भी है। दोनों तरफ से महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है और महत्वपूर्ण ज्वालामुखी की यदि बात करूं, बैरन ज्वालामुखी। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बैरन ज्वालामुखी क्यों बनता है? ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की दृष्टि से देखा जाए, भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप पर स्थित है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या है? और भारत की दृष्टि से देखें, नारकोंडम ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है, लेकिन ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आपको शांत ज्वालामुखी क्या होती है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होती है, और सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। बाकी हमने क्लास में बहुत डिटेल्स में पढ़ा था। सक्रिय ज्वालामुखी वो है जो कंटिन्यू फॉर्म में उसका ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, और भविष्य में लगातार होने की संभावना है। तो ऐसी ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा, जो ज्वालामुखी का पहले विस्फोट हो रखा है, वर्तमान में अभी शांत है, लेकिन भविष्य में पुनः उस पर विस्फोट होने की संभावना है, या फिर बहुत लंबे समय तक शांत रहती है, उसके बाद में पुनः विस्फोट होने की संभावना रहती है, ऐसी ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और जिन ज्वालामुखी का विस्फोट पहले एक बार हो चुका है, लेकिन भविष्य में पुनः ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना नहीं है, ऐसी ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ये महत्वपूर्ण ज्वालामुखियां हो गई। और कुछ ज्वालामुखियां बताऊंगा, जैसे एक बार और बता दूं कि जैसे पश्चिम कैमरून ज्वालामुखी याद रख लो। एक और कैमरून ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और अफ्रीका की एकमात्र सक्रिय पश्चिमी अफ्रीका तट पर पाई जाती है। अफ्रीका के अंतर्गत पाई जाती है। अफ्रीका के अंतर्गत, पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में और भी हमने बात की थी, याद रखना चाहो शांत ज्वालामुखी के बारे में या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में बता दूं तो विसुवियस ज्वालामुखी है। ये भी भूमध्य महासागर में पाई जाती है। इसके अलावा और यदि याद रखना चाहो तो काकाटोआ ज्वालामुखी, ये महत्वपूर्ण है। ये भी कैसी ज्वालामुखी है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है रे? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये कहाँ पाई जाती है? ये इंडोनेशिया के अंतर्गत, इंडोनेशिया में पाई जाती है। इंडोनेशिया कहाँ पाई जाती है रे? इंडोनेशिया में पाई जाती है। सुंडा ग्रत पर पाई जाती है। इंडिया सुमात्रा ग्रत सुंडा द्वीप समूह है, वहाँ पर पाई जाती है काकाटोआ। इसके अलावा शांत ज्वालामुखियों की और मैं बात करूँ तो शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत और कौन कौन सी पाई जाएगी? और शांतमुखी जैसे कि ईरान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पाई जाती है, जैसे देवमंद ज्वालामुखी है, या को सुल्तान, और भी महत्वपूर्ण नाम कई बार एग्जाम में आता है, को सुल्तान ज्वालामुखी पाई जाती है। को सुल्तान ज्वालामुखी भी आपके ईरान में पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियां हैं। इसके बाद में याद आएगा तो हम और डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे जापान के अंदर फ्यूजियामा ज्वालामुखी पाई जाती है, फिलिस्तीन के अंदर माउंट ताल ज्वालामुखी है, या पिनाटुबो ज्वालामुखी है। आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एल्ब्रुज एरेबस ज्वालामुखी है, अभी मैंने बात कर ली थी, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे दक्षिणतम भाग में जो पाई जाती है। विश्व के पटल पर सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आपकी एरेबस ज्वालामुखी आती है।
इसके अलावा हमने बात कर ली है, काफ़ी ज्वालामुखियों के बारे में बात कर ली है। फिलीपींस के अंदर माउंट मेयान, पिनाटुबो, ये ज्वालामुखी महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली है। तो कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में याद रखना, तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी हम क्वेश्चंस में देख रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण ज्वालामुखियां हैं। इनके बारे में यदि आपको थोड़ा ध्यान रख लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम जो बनते हैं वो आपके क्वेश्चन राइट होने के चांस रहेंगे, या फिर उसमें 2 ऑप्शन अलग होंगे तो 1-2 ऑप्शन यदि आपको करेक्ट याद होगा तो वो क्वेश्चन करने में आप पकड़ में आपके क्वेश्चन आने का संभावना रहेगी। 50% तक तो पकड़ ही लोगे, तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना। बाकी ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता? हमने विस्फोटक के आधार पर ज्वालामुखियों को हमने 5 भागों में बांटा था। देखो, सबसे कम विस्फोट होता है हवाईयन, केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी के अंतर्गत देखा जाए सबसे कम विस्फोट देखा जाए तो दरारी ज्वालामुखी प्राय विस्फोटक नहीं होती, तो दरारी ज्वालामुखी होती है और एक केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी होती है। 2 भागों में बांटा था विस्फोटक के अंदर, केंद्रीय और दरारी या विदर ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें विस्फोट नहीं होता है। केंद्रीय ज्वालामुखियों को भी हमने अलग अलग बांटों में बांटा था, जैसे हवाईयन ज्वालामुखी, इसका सबसे कम विस्फोट होता है। इसके बाद में आता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, और इसके बाद में आती है आपकी वल्केनियन ज्वालामुखी, और आपके आता है क्या, पिलियन ज्वालामुखी, और सबसे बाद में आती है वसुवियस ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। इसी विसुवियस को प्लिनी ज्वालामुखी भी कहते हैं, प्लिनियन ज्वालामुखी भी कहा जाता है। लेकिन सबसे भयंकर विस्फोट की जब बात की जाए तो पिलियन ज्वालामुखी होती है। इसके बाद में सबसे कम यदि हवाईयन, उसके बाद में स्ट्रोम्बोली, उसके बाद वल्केनियन। सबसे भयंकर विस्फोट पिलियन का होता है, और सबसे बड़ा उद्गार गोभी के आकार का बड़ा भयंकर रूप से ऊपर जमा हो जाता है, फूल गोभी के ऊपर छाव बादल जम जाते हैं, तो वो भी आता है वसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, सयांता भी बढ़ती है। जैसे जैसे हम कम जाते हैं सयांता घटती है और फेरोमैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राय विस्फोटक नहीं होता? तो पिलियन, स्ट्रोम्बोलियन, हवाईयन और वल्केनियन। सबसे कम विस्फोटक होता है वो हवाईयन ज्वालामुखी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। क्वेश्चंस क्या है? विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। तो यहाँ क्या पूछा है? शांत ज्वालामुखी, फुजियामा ज्वालामुखी, कारकाटो ज्वालामुखी, एकांगुआ ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी। तो ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांगुआ ज्वालामुखी पूछा हमने, सर्वोच्च नहीं सर्वोच्च ऊंचाई पर पूछा है, तो एकांगुआ ज्वालामुखी अभी हमने पढ़ा था, अर्जेंटीना के अंतर्गत आपके एकांगुआ ज्वालामुखी पाई जाती है। सर्वोच्च है कारकाटोआ इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा जापान में, एटना कहाँ पाई जाती है? अरे इटली के अंतर्गत सिसिली द्वीप पर पाई जाती है। ये हमने डिटेल्स में पढ़ लिया, तो क्वेश्चन हो रहे हैं, देख लो। क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीजी टीजीटी के अंदर के क्वेश्चन आया। सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांगुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको नींद आ गई है क्या? नींद नहीं है, ये क्वेश्चन कर रहे हो आप, राइट हो रहे हैं। आप पेन कॉपी के साथ में लिखिए उसके कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर पा रहे हो। यदि आप सही अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो राइट ट्रैक पे हो, निश्चित रूप से ध्यान रखना। यदि आप क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो तो ध्यान दो और अच्छे से उसके रिवीजन कीजिए। और डिटेल्स में बिल्कुल कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे टॉपिक वाइज जो क्लास है कंसेप्ट की, वो क्लास आप जरूर अटेंड करें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अभी हमें स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि 55 क्वेश्चन है और लगभग 45 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी, वल्केनियन ज्वालामुखी, पिलियन ज्वालामुखी और वेसुवियस ज्वालामुखी, हमने सभी के बारे में बात की है। और यहाँ क्या है? स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? सिसिली द्वीप पर पाई जाती है। वल्केनियन क्या है? लिपरी द्वीप, पिलियन ज्वालामुखी हवाईयन द्वीप लिखा है, ये गलत हो गया। और वेसुवियस द्वीप इटली के अंतर्गत पाई जाती है, ये सही है। लेकिन जो राइट गलत है, सुमेलित नहीं है, वो हवाईयन द्वीप है, क्योंकि पिलियन ज्वालामुखी है वो कहाँ पाई जाती है? मार्टिनिक द्वीप समूह पर, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? रे मार्टिनिक द्वीप समूह पर पाई जाती है। अभी हमने बात की थी मार्टिनिक द्वीप समूह पर, मार्टिनिक द्वीप पर पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मार्टिनिक द्वीप पर पाई जाती है। ये पिलियन ज्वालामुखी, पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी है। तो ये आपको ध्यान रखना किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के माउंट सेंट हेलन किस उदाहरण है? माउंट हेलन ये भी ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी का। तो ये पुराने क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन झारखंड टीजीटी में आया है तो इस प्रकार का रिवीजन हो जाए। ज्वालामुखी पर्वत है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वल्प तारा इनमें से किसका उदाहरण है? ये हमने पढ़ा था, स्वल्प तारा के बारे में पढ़ा था, हमने ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था और हमने धुआंरों के बारे में पढ़ा था। स्वल्प तारा होता है ज्वालामुखी के गर्म स्रोतों के साथ में, गर्म जल के साथ में आपका क्या आ जाए, सल्फर का उद्गम हो, गंधक का उद्गम हो, गंधक का उद्गम होता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वल्प तारा कहा जाता है। तो ये किसका उदाहरण है, किसका प्रकार है? ज्वालामुखी का प्रकार है। वलन का, विच्छेदित जलोढ़ मैदान का, गर्म जल स्रोत का, ये ज्वालामुखी का प्रकार है। क्योंकि गर्म जल स्रोत का ग्लेशियर है, वो भी ज्वालामुखी का ही है, लेकिन ग्लेशियर बोला जाता है या गीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में? गीजर या ग्लेशियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लेशियर। गर्म जल स्रोतों का स्रोत है, वो भी ज्वालामुखी का पार्ट है। स्वल्प तारा किसका एग्जाम्पल है? ज्वालामुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहां पर है? पिनाटुबो अभी हमने बात की थी फिलीपींस की। किसकी बात की थी? फिलीपींस में या फिलीपींस बोले, वहां पर कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है? पिनाटुबो ज्वाला पाई गई। जब हम कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में यदि हम नाम याद रखते हैं तो डायरेक्ट ही आप बता सकते, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में आ गया देखो, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या हवाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फिलीपींस। जापान के अंदर कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पाई जाती है? जापान में। इंडोनेशिया के अंदर कारकाटोआ ज्वालामुखी पाई जाती है। फिलीपींस के अंदर पिनाटुबी, महत्वपूर्ण पिनाटुबो पाई जाती है। माउंट मयान पाई जाती है, ये भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं। पिछला क्वेश्चन आया था, माउंट मयान एग्जाम्पल के तौर पर आया गया था, दूसरे कहीं एग्जाम्पल आ जाए और आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का पर्वत है माउंट मयान। तो आपको कई बार बताया वलित पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है, तो वहां पर आपको मिलान के रूप में आ जाता है। माउंट मयान आपका ज्वालामुखी के रूप में फिलीपींस में पाया जाता है, पिनाटुबी है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं फिलीपींस के बारे में तो माउंट ताल पाया जाता है, माउंट ताल ज्वालामुखी। और ये कॉल्डेरा का एग्जाम है, सुपर कॉल्डेरा, इसके अंदर झील बन चुकी है। ये ऊपर मुख वाला भाग क्रेटर का विस्तृत कॉल्डेरा, उसके अंदर झील का निर्माण हो गया। माउंट कॉल्डेरा सुपर कॉल्डेरा का एग्जाम्पल है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? फिलीपींस के अंदर पाई जाती है। और हवाईयन के अंतर्गत हमने अभी बात की थी, एक होती है मोना लावा और एक किलायू ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी रे? किलायू ज्वालामुखी। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके याद रखना, इस प्रकार से आप पढ़ लोगे तो आपका राइट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि ओल्ड जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं उस क्वेश्चनों को 360 डिग्री के साथ में एनालिसिस करके यदि हम पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा कंसेप्ट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है गुरुजी, सीधा बता सकते हैं, बेरन द्वीप है। नारकोंडम किसका है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है रे? प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी। बहुत क्वेश्चन पढ़ लिया तो बहुत हलवा लग रहा होगा। मोना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी है, कहां की? हवाईयन द्वीप के अंतर्गत है सर, क्योंकि अलास्का के अंतर्गत नहीं है। जापान के अंतर्गत आपने देखा फ्यूजियामा होता है, अलास्का के अंतर्गत, फिलीपाइंस के अंदर पिनाटुबो है, अभी हमने बात की थी। इसमें येलोस्टोन पार्क पाए जाते हैं, धुआंरे पाए जाते हैं, स्वल्प तारा पाया जाता है अलास्का के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देगा लहर, लेपिली, टप और टाल्स। देखिए टप क्या होती है? ज्वालामुखी विस्फोट होने के दौरान जब मैग्मा जम जाता है, चट्टान के रूप में जम जाता है, तो उसको टप बोला जाता है, हमने बात की थी। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, राख होती है, राख वर्षा का जल वाष्प के साथ में राख संघनन होता है, वर्षा होती है। वर्षा के साथ में जो राख धरातल पर आकर जम जाए, चट्टान के स्वरूप में छिद्रील अवस्था में जम जाए, उसको टप बोलते हैं। तो ये ज्वालामुखी का ही पार्ट हुआ। और लेपिली किसे बोलते हैं? मटर के दाने के आकार से लेकर अखरोट के दाने के आकार के जब ठोस पदार्थ होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको लेपिली बोला जाता है। और लहर किसे बोला जाता है? लहर ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो वर्षा होती है तो उसके शंकुकार जो गुंबदकार आकृति शंकु कोण बनता है, ज्वालामुखी के द्वारा कोण बनता है, वो कोण पर से जो कीचड़ पदार्थ है, राख कीचड़ के रूप में प्रवाहित होता है, एविलांस के रूप में नीचे की ओर आता है, उसे लहर बोला जाता है। लेकिन यहाँ कौन सा ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? टाल्स बोला है। और टेल्स जो हिम शिलाकृतियों के रूप में पढ़ेंगे, जो हिम के रूप में जो प्रक्रिया पर उसे कौन से शिलाकृतियां बनती है, कौन से, उसमें हम पढ़ेंगे, टेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों ऑप्शन है वो किसके संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। और कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में कौन सर्वाधिक विस्फोटक है? क्या पूछा क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गारों में कौन सर्वाधिक विस्फोटक है? हवाईयन, स्ट्रोम्बोली, वल्केनियन, विदर। विदर सबसे कम, हवाईयन उससे
और स्ट्रोम्बोली के बाद में आता है वल्केनियन। सबसे अधिक विस्फोटक कौन सा है? तो वल्केनियन, हमें अभी बात की थी। विदर सबसे कम, उसके बाद हवाईयन, हवाईयन के बाद में स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली बाद वल्केनियन, वल्केनियन के बाद वेसुवियस, और सबसे ज्यादा विस्फोटक है तो वो है पीलियन ज्वालामुखी। ये हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षक के नाम के आधार पर नामकरण कर लिया था? मैंने बताया था कि वेसुवियस ज्वालामुखी है। वेसुवियस ज्वालामुखी का नामकरण प्लिनी के नामकरण के आधार पर पर्यवेक्षक था, तो इसलिए इसे प्लिनियन ज्वालामुखी भी कहा जाता है। प्लिनियन ज्वालामुखी कहा जाता है। तो किसको? प्लिनियन प्रकार की ज्वालामुखी है, वेसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी है, उसके नामकरण के आधार पर, पर्यवेक्षक के नामकरण आधार पर पूछा गया। ये क्वेश्चन भी बनता है, देख लेना। निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पंख प्रवाह से होता है? मैंने अभी बताया था ज्वालामुखी शंकु से कीचड़ के रूप में, पंखों के रूप में महीन कण, बारीक कण होते हैं, उसका एवलांस होता है, प्रवाह होता है, उसको लहर कहा जाता है। अभी हमने बात की थी। तो राइट आंसर निम्नलिखित में क्रेटर कॉल्डेरा स्थलाकृतियां निम्न से किससे संबंधित है? मैंने बताया ज्वालामुखी के बाद जो छिद्र होता है उसको क्रेटर बोला जाता है, और क्रेटर का विस्तृत रूप क्या होता है? कॉल्डेरा होता है। तो इसके किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन हो रहे हो ना, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यदि आपने कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी बेसिक कंसेप्ट हो जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे एग्जाम का लेवल है उस हिसाब से आपको सब देखना है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गरित होने वाली ज्वालामुखी को क्या कहलाती है? लंबे समय तक शांत, फिर उद्गरित हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो ज्वालामुखी कैसी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है या प्रसुप्त ज्वालामुखी है? कैसी ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है उसकी आवर्ती के हिसाब से। एक ज्वालामुखी जिसे सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी, दूसरी प्रसुप्त ज्वालामुखी, और इसमें शांत ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। सक्रिय मतलब पहले उद्गमित हो रही थी, अभी भी उद्गमित हो रही है, और भविष्य में भी कंटिन्यू फॉर्म में उद्गमित होने की चांसेज है। ज्वालामुखी की विस्फोट कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी पहले विस्फोट हुआ अभी शांत है लेकिन भविष्य में पुनः उद्गमित होने के चांसेज है, तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी। और शांत ज्वालामुखी जो एक बार उद्गमित हो गई है लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में अभी भी वो क्या है? वह अभी शांत है, लेकिन फ्यूचर में भी, भविष्य में भी क्या चांसेज है उसके? भविष्य में भी शांत रहने के ही चांसेज है। भविष्य में भी क्या है? शांत रहने के ही चांसेज है। तो वो ज्वालामुखी कैसी हो जाएगी रे? कैसी हो जाएगी? शांत ज्वालामुखी ही है, तो वो कैसी हो जाएगी? शांत ज्वालामुखी हो जाएगी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? क्या है? तो देखो लासेन सिकर, मोनालोवा, कोटोपैक्सी और विसुवियस। नाम याद है? मोनालोवा हवाईयन में, इसका मतलब राइट आंसर। लासेन सिकर आपको एक बार रुक जाइए, नहीं ध्यान है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ पाई जाती है? वेसुवियस कहाँ है? इटली के अंतर्गत है। कार्टोपैक्सी बोल्विया में नहीं है गुरुजी। कार्टोपैक्सी कहाँ है रे? कार्टोपैक्सी इक्वाडोर में है। कहाँ पे है? इक्वाडोर। कार्टोपैक्सी के अंतर्गत सबसे अधिक ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? कार्टोपैक्सी। मैंने अभी बात की इक्वाडोर में है, तो सुमेलित नहीं है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। लासेन सिकर संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित तो होती है रचनात्मक प्लेट, भ्रंश मेघला सारे, मोड़दार पर्वत या विनाशात्मक प्लेट? विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर होती है। मैंने अभी बताया था महाद्वीपीय और महासागरीय चट्टानों के रूप में, महाद्वीपीय और महासागरों के, महाद्वीपीय और महासागरीय के, महाद्वीपीय विनाशात्मक प्लेटें मतलब अधिकांश ज्वालामुखी होती है जब महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें आपस में अभिश्रित करती है तब, या महासागरीय प्लेटें आपस में अभिश्रित होती है, उसे विनाशकारी कहते हैं, और उसे विनाशात्मक प्लेटों के किनारे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना द्वीप मैंने अभी बताया था इटली के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ होती है? इटली के अंतर्गत है, और सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? सिसिली द्वीप पर स्थित है। वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक ज्वालामुखी नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ही महाद्वीप के रूप में ही है, एक प्लेट के रूप में ही है। तो बीच में प्लेटों का क्या नहीं हो रहा है?
जुड़ाव नहीं है, इसीलिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, क्वेश्चन बहुत अधिक है। ज्वालामुखी क्रिया में निर्मित झील क्रेटर झील होती है, और क्रेटर झील के बारे में मैंने आपको बताया था। क्रेटर और झील बनती है, उसे क्रेटर झील बोलते हैं, बड़ी विस्तृत होती है, इसे कॉल्डेरा झील बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था आपकी महाराष्ट्र के अंतर्गत लोनार झील कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंतर्गत पाई जाती है। लोनार झील भारत का शानदार एग्जाम्पल है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है लोनार झील। और राजस्थान का यदि एग्जाम्पल दूं, पुष्कर झील भी कैसी है, क्रेटर झील है, उसका भी ध्यान रखना। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रिया है लोनार झील, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी और उसकी स्थिति के बारे में आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आए हुए पहले भी आए और इस बार के क्वेश्चन कंटिन्यू फॉर्म में बन रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है यूपीएससी पीसीएस में प्री बना है। देखो माउंट कारकोटोआ आपको पता है, माउंट ताल अभी हमने बात की थी, माउंट ताल कहाँ पाया जाता है, एकांगुआ ज्वालामुखी और लुलुलाको ज्वालामुखी। तो देखिए कारकोटोआ ज्वालामुखी ऑप्शन देगा फिलीपींस, चिली, सुंडाग्रत। तो देखो एक माउंट कारकोटोआ इंडोनेशिया के अंदर सुंडाग्रत के अंतर्गत पाई जाती है, सुंडा स्टेट पाई जाती है, मैंने कहा था इंडोनेशिया के अंतर्गत। ये माउंट ताल फिलीपींस में पाई जाती है, अभी हम बात की। एकांगुआ ज्वालामुखी अर्जेंटीना में पाई जाती है, तो पीछे लाको ज्वालामुखी चिली के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन मिलाने के लिए आएगा तो क्या मिला सकते हैं अपन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बात कर लिया, इसलिए आपको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। रिंग और फायर किस महाद्वीप की पेटी से संबंधित है, मैंने अभी कहा था प्रशांत मेखला। प्रशांत महासागर के चारों ओर जो पट्टी पाई जाती है वहाँ पर लगभग 75 से 80% ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, क्योंकि प्रशांत महासागर ज्वालामुखी मतलब महासागरीय ज्वालामुखी है। तो महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट के अभिसरण की वजह से जिन प्लेटों का निर्माण होता है, जिन ज्वालामुखी का निर्माण होता है, तो इसके कारण रिंग ऑफ फायर इसे कहा जाता है। तो संबंधित है अटलांटिक महासागरीय, प्रशांत महासागरीय, हिंद महासागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्रेटर संबंधित है, तो सिंपल सा होगा ज्वालामुखी से संबंधित है, क्योंकि ज्वालामुखी से निर्मित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी प्रकार नहीं है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी प्रकार है, चिलियन तुल्य नहीं, स्ट्रोम्बोली है, विसुवियस प्रकार की है, हमने बात की थी। विदर हवाई ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, वल्केनियन ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी और पीलियन ज्वालामुखी हमने बात की थी। ये प्रकार है, चिलियन प्रकार के प्रकार नहीं है। इसका वजह विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं, सर्वाधिक अभी बात की थी परिप्रशांत मेखला में सर्वाधिक 80% ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है, परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आपको पता होना चाहिए कहाँ है रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर को क्या जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के चारों ओर पट्टी के ऊपर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, और ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ज्वालामुखी और देश के बारे में बताया, जोरलो, माउंट उनटेन, अवांचा और माउंट इजाल को। ये क्वेश्चन आया है, देखो निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको मैं बता दूं माउंट इजाल को है। ये कहाँ पाया जाता है, माउंट इजाल को कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत पाया जाता है। माउंट इजाल को कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत पाया जाता है, न्यूजीलैंड में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना। कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। तो बाकी वाले अवांचा है, यह रूस में, माउंट उनचेन है ये जापान कमचटका द्वीप के पास में पाया जाता है, रशियन वाले क्षेत्रों के पास में, और जोरलो है मैक्सिको में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है, माउंट इजाल को आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आराम से पढ़िए। 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेटों के सीमाओं पर मिलते हैं, बहुत सही है। जब दो प्लेटें आपस में मिलती है, विनाशात्मक प्लेटें होती हैं, वहां पर एक प्लेट सेपित हो जाती है, जो भारी प्लेट होती है, वहां पर परिप्रशांत मेखला है, तो वहीं पर 80% ज्वालामुखी पाया जाता है, एकदम करेक्ट है। दूसरा है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर विस्फोटक होते हैं, अभी मैंने बात की थी। पीलियन ज्वालामुखी सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, श्यानता अधिक होती है, सबसे ज्यादा भयंकर विस्फोट होता है तो पीलियन ज्वालामुखी का होता है, ये भी आपका राइट है। तीसरा, भूमध्य महासागर में स्थित स्ट्रोम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये गलत खा गया, प्रसुप्त नहीं है, मैंने अभी बात की थी। स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है रे, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, जब ज्वालामुखी मृत प्राय हो जाए तो ज्वालामुखी पाइप जमने पर वाला भाग लावा प्लग
का निर्माण करता है, ये राइट है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मर्द शांत हो जाता है, तो ज्वालामुखी पाइप के ऊपर क्या आ जाता है, लावा जम जाता है। उसे लावा जमने को हम क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं। और प्लग के ऊपर यदि झील का निर्माण हो जाए उसे क्रेटर झील बोलते हैं, और विस्तृत रूप से उसे कॉल्डेरा झील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बाह्य इस्लाह करती है? ऑप्शन क्रेटर, कॉल्डेरा, डाइक, बैतुलित, लैकोलित, ये सभी आंतरिक इस्लाह करतियां हैं। बाह्य इस्लाह करतियों के रूप में क्रेटर और कॉल्डेरा है। आपको हम चर्चा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए सही उत्तर। ज्वालामुखी और अवस्थिति के बारे में वापस इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा है। लौकी, अनसेन, तंबोरा, नवोदा, रूस, इसके अंतर्गत आपका कौन सा है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत इसका आंसर बताना है आपको कि कौन कौन से है। लौकी आपके कहाँ पर है? लौकी आपके आइसलैंड में है, ये आपको पता होना चाहिए। लौकी कहाँ पे है? आइसलैंड में है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसको साधारणतः नाम याद नहीं रखा, लेकिन कुछ कुछ यदि आप नाम याद रख पकड़ लोगे। लौकी पूछा तो ऑप्शन डी से हो रहा है क्या? ऑप्शन ए का डी ऑप्शन, ए का डी ऑप्शन एक में दे रखा है, ए में दे रखा है। और दो का क्या ऑप्शन है? सी, मतलब कि अनसेन जापान में पाई जाती है, और तंबोरा भी इंडोनेशिया और कोलंबिया में नवहो नेवादो डेल रूज पाया जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा याद रखने की लौकी आइसलैंड में पाई जाती है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इससे आपका राइट आंसर बन जाता है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, हमेशा नहीं आते, कई बार स्किप करने होते हैं, लेकिन कुछ कुछ यदि आपको पता तो पकड़ लोगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निसरण अपेक्षाकृत शांत प्रकार के होते हैं। अपेक्षाकृत शांत प्रवृत्ति के होते हैं। शांत प्रवृत्ति के होते हैं, क्या है? शांत प्रकार के होते हैं, राइट, शांत प्रकार के होते हैं। तो ये तो एकदम ऑप्शन सही है आपका, शांत प्रकार के ही होते हैं हवाईयन द्वीप पर। और दूसरा, कम सांद्र लावा उद्गार शांत होता है, ये भी सही है, क्योंकि सायांता जैसे जैसे बढ़ती है, गाढ़ापन जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे ज्वालामुखी का विस्फोट भयंकर विस्फोट होता है। लेकिन यह पूछा कम सांद्र सयान वाली लावा का शांत तरीके से होता है। दोनों सही है, दोनों सही है, ये ऑप्शन दोनों राइट है। इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि शांत प्रकार की होती है हवाईयन पर, और वो किस प्रकार कम सांद्रता है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन अभिकथन दूसरा तर्क है, उसे कूटो का सही उत्तर दीजिए। क्या कहा है? हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, राइट है, ज्वालामुखी हो रहा है। अभिसारित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी का उद्गारों का स्थल है। अभिसारित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों स्थल है, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? हवाई द्वीप हॉट स्पॉट पर स्थित है, अभिसारित या अपसारित प्लेटों पर स्थित नहीं है। कहां पर स्थित है? हॉट स्पॉट पे स्थित है। कहां पर है? हॉट स्पॉट इस पर है। ओबीएस ऑन करना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिमयुग की परिकल्पना से संबंधित नहीं है? हिमयुग परिकल्पना के संबंधित कौन है? तापीय संकुचन सिद्धांत है, कार्बन डाइऑक्साइड की परिकल्पना, ओजोन क्षीणता के बारे में, हम तीनों के बारे में हिमयुग की संकल्पना में बात की गई थी। लेकिन ज्वालामुखी धूल है, ये हिमयुग की परिकल्पना का सिद्धांत नहीं है। ये भी ज्वालामुखी से क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए हमने क्या कर ली है? बात कर ली है। तो फटाफट करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन रहे, 48 क्वेश्चन हो चुका है। 5 मिनट की है, 5 मिनट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी गतिविधियों पट्टिका प्लेट के किनारे बीच घनिष्ठ संबंध है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि ज्वालामुखी गतिविधियों के घनिष्ठ पट्टिका के घनिष्ठ संबंध है। ये सही है, पट्टिका प्लेट के बीच में और ज्वालामुखी घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि अभिसारित प्लेटों के पास में, अपसारित प्लेटों के पास में विनाशात्मक प्लेटें हैं, तो उस वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होने के पूरे क्या होते हैं? चांसेज होते हैं। दूसरा, विश्व में अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित है। अभिसारी, ये भी सही है, क्योंकि अधिकांश होती है अभिसारी, जहाँ प्लेटें दो आपस में मिल रही है वहाँ पर क्या हो रहा है? ज्वालामुखी विस्फोट। तो ऑप्शन ए सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? स्टेटरी ज्वालामुखी। स्टेटरी का मतलब होता है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित क्या होता है? जब शंकु का निर्माण होता है तो एक फॉरवर्ड के रूप में शंकु निर्माण होता है, तो एक परतदार रूप में इसका शंकु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो परतदार रूप में जमा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित शंकु बोला जाता है। स्टेटी ज्वालामुखी नारकोंडम। तो उसमें पूछा ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश से है? तो हमने बात की थी, अंडमान निकोबार द्वीप में नारकोंडम ज्वालामुखी पाई जाती है, भारत के अंतर्गत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सील क्या है? तो अभी हमने बात कर ली थी, जब ज्वालामुखी का निर्माण क्षैतिज रूप में जम जाए,
मध्यवर्ती भागों में तो उसे क्या बोला जाता है, सील बोला जाता है। और ऊर्ध्वाधर जम जाए उसको डाइक बोला जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, कठोर मैग्मा निर्मित लंबवत को क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, और समानांतर को क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी मुख को किस विस्तार अत्यधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, जब ज्वालामुखी मुख को क्रेटर बोला जाता है और अत्यधिक विस्तार हो जाए तो उसे कॉल्डेरा बोला जाता है। हमने बात कर ली है, क्या बोला जाता है, कॉल्डेरा बोला जाता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अभिनति के रूप में जमाव, मैंने पहले बात की अपनति और अभिनति, लेर नुमा जमाव जब हो जाता है उसे लोपोलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोपोलित, फेकुलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेकुलित बोलते हैं। जब तस्तरी नुमा आकृति में जम जाए उसे लेपोलित बोलते हैं, और बैतुलित बोलते हैं गुंबदाकार आकृति में जम जाए, और गुंबदाकार आकृति यदि उत्क्रमणीय अवस्था में हो उसे लेकोलित बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फेकुलित। हमने इसकी डिटेल में चर्चा कर ली थी। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, पदार्थ कूट को चयन कीजिए। ज्वालामुखी और अवस्थित, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने भी ये क्वेश्चन लिए। देखो कुछ क्वेश्चन, एटना ज्वालामुखी, क्रैकोटा ज्वालामुखी, पिलियन ज्वालामुखी और मोना लोवा। बहुत इजी क्वेश्चन होगा क्योंकि महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में ही क्वेश्चन आया है। एटना ज्वालामुखी के बारे में हमने बात कर ली, कहाँ पाई जाती है, ये सिसिली द्वीप पर पाई जाती है। कारकोटोवा इंडोनेशिया के अंतर्गत पाई जाती है, ऑप्शन दे रखा है। पिलियन ज्वालामुखी मार्टिनिक ज्वालामुखी, आप क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से, मोना लोवा हवाईयन द्वीप में पाई जाती है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ये भी ध्यान दो, क्योंकि जब आपको पता है तो आप बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है तो बहुत ईजी हो गया। तो ऑप्शन किस प्रकार से रिपीट हो रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के नाम याद रख लो तो आपको क्या हो जाता है, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एटना का मतलब 4, और कारकोटोवा इंडोनेशिया 3, और पिलियन कहाँ पाई जाती है, मार्टिनिक 2, और मोना लोवा कहाँ पाई जाती है, 4 3 2 1। ऑप्शन 4 4 1 2 3 नहीं, 4 3 2 1। ऑप्शन डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुमेलित करते हुए पदार्थ के कूट का सही उत्तर यूपीपीजीटी की क्वेश्चन आया है। इसमें पता है बल और परिणाम, महादेश जनक, मैंने पहले ही सबसे पहला क्वेश्चन बताया था आपको, क्या बताया था कि बल के रूप में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है। देखो, महादेश संचलन बल, आकस्मिक अंतर्जात बल, तनाव मूलक बल और संपीड़नात्मक बल। महादेश जनक, और परिणाम क्या है, ज्वालामुखी, ऊपरीमुखी संचलन, वर्त संवलन, और क्या पूछा है, संधि। तो मैंने संपीड़नात्मक बल के अंतर्गत बताया था आपका वलन और संवलन होता है। यहाँ पर वर्त संवलन को संवलन बोलते हैं। तो संपीड़नात्मक बल मतलब डी का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी का 4। तनाव मूलक बल और आकस्मिक अंतर्जात ज्वालामुखी और भूकंप बोला था, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। महादेश जलक बल के अंतर्गत बताया था ऊपरी मुखी बल और अधोमुखी बल, तो इसका हो जाएगा 2 1 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा, संपीड़नात्मक बल 4 और 3, तनाव में संधि और संपीड़नात्मक 2 1 4 3, 2 1 4 3, आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने ये सबसे पहले बता दिया था, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, इतने क्वेश्चन हो गए, सबसे पहले ही मैं समझा दिया था आपको। ये रहे, मैंने कहा पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल को ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में बांटा था। पटल विरूपणी को महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत बांटा था। संपीड़नात्मक में संवलन और वलन के रूप में, और आपके ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बांटा था। इसीलिए इसका मैंने डाटा डिटेल में बताया नहीं है आपको। कितने क्वेश्चन कर लिए आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, यहां तक आप पहुंच चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। हवाई मोना लोवा किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बोटनिक गार्डन के लिए, 1950 समुद्र स्थल के वर्दी के मॉनिटरिंग के लिए, वर्षा मॉनिटरिंग के लिए, या 1957 के वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए। तो आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि सबसे बड़ी ज्वालामुखी विस्फोट है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रही है, विस्फोट हो रहा है, उसका मॉनिटरिंग के लिए मोना लोवा प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है, तो इसीलिए आपको महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार से आपके ज्वालामुखी टॉपिक से जितने भी पुराने क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन पूरे लेकर आया हूँ, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड से किया, और मोर डिटेल्स में जो आपके विस्तृत रूप से क्वेश्चंस के रूप में आपका रिवीजन हो गया होगा। यदि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको लग रहा है जटिल है, तो आप इसकी 0 से बेसिक से एडवांस लेवल की जो क्लास है उसको आप
अटेंड कर सकते हैं, इसी चैनल पर कर सकते हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन रिवीजन फॉर्म में देख रहा है, तो निश्चित रूप से ये कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, बहुत अच्छे से रही होगी। और इसी प्रकार से हम टॉपिक वाइज MCQ और कंसेप्ट के साथ में लेकर आने वाले हैं। और यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।